नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और विज्ञान की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यांत्रिकी के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में। इससे बहुत से क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या कोई भी हो। तो आइए इसमें हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले गति के बारे में, गति और सापेक्षता। मैकेनिक्स में हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मशीनों की कार्यविधि को लेकर के। जैसे हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं, उसमें गति होती है। किसी चीज़ में विस्थापन होना, किसी चीज़ को गति देना, संवेग, आवेग, ठीक है, किसी भी तरह की गति। किसी चीज़ को हमने ऊपर फेंका, कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरी, तो ये सारी चीज़ें जो स्टडी की जाती हैं, इनकी गति को जहाँ स्टडी किया जाता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी चीज़ें जिस पोर्शन के अंतर्गत स्टडी की जाती हैं साइंस में, उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं आज गति और सापेक्षता से। गति का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अपनी जगह से हिल करके दूसरी जगह पहुंच गई और मैं उसे देख पा रहा हूं कि वो चीज़ एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चली गई है, तो मैं कहता हूं कि उस चीज़ ने क्या किया? गति की। तो गति हमेशा कैसे होती है? जब मैं उस चीज़ के सापेक्ष, यानी उस चीज़ के रिस्पेक्ट में कहीं और खड़ा हूँ। अगर मैं उस चीज़ पर बैठा हूँ, जैसे अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो ट्रेन के साथ चल रहा हूँ, तो मेरी स्पीड, मेरी जो गति है वो ट्रेन के सापेक्ष नहीं हो रही और ना ही ट्रेन की जो गति है वो मेरे सापेक्ष हो रही है। यानी अगर आपको गति के बारे में पता करना है कि कोई चीज़ गतिमान है या नहीं, तो उसके लिए आपका उस चीज़ के सापेक्ष खड़ा होना चाहिए, किसी जगह पे स्थित होना चाहिए। अगर मैं ट्रेन के भीतर हूँ तो ट्रेन मेरे साथ चल रही है, ट्रेन मेरे सापेक्ष गतिशील नहीं है और ना ही मैं ट्रेन के सापेक्ष गतिशील हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है गति के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? एकमात्र चीज़ जो ज़रूरी है वो क्या है? सापेक्षता। यानी किसी भी चीज़ में गति हमेशा किसी दूसरी चीज़ के सापेक्ष ही व्यक्त की जा सकती है, उस चीज़ के साथ रह करके व्यक्त नहीं की जा सकती। अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो मेरी गति ट्रेन के सापेक्ष नहीं है, ना ही ट्रेन की गति मेरे सापेक्ष है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ गति कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी गति को, उसकी स्थिति को किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष देखा जाए। ये जो सिद्धांत है कि सापेक्षता ही गति का कारण है, सापेक्षता के बिना गति को परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। सिद्धांत को दिया था आइंस्टीन ने। तो ये आप याद रखिएगा कि आइंस्टीन ने ये सिद्धांत दिया था कि कोई भी चीज़ गतिमान है या गतिशील नहीं है, ये हमेशा सापेक्षता के सिद्धांत पर ही काम करती है। सापेक्षता के बिना किसी भी वस्तु में गति की स्थिति, उसकी स्थिति में परिवर्तन को हम व्यक्त नहीं कर सकते। ये सिंपल सा सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा। अब हम अगली चीज़ स्टडी करेंगे। गति और सापेक्षता के बाद हम जो अगली चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं वो है दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ होती है दूरी, दूसरी चीज़ होती है विस्थापन। ठीक है, दूरी क्या है? पहले हम दूरी देखते हैं। ये है एक पॉइंट A और ये है एक पॉइंट B। ठीक है, इस A और B के बीच मान लीजिए ये 10 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो जब हम केवल और केवल ये देखते हैं कि कितने मीटर, कितने किलोमीटर, जो भी यूनिट होती है दूरी को नापने की, जब हम सिर्फ यूनिट को देखते हैं तो वहाँ पर हम बात करते हैं दूरी की। यानी दूरी में क्या होता है? सिर्फ यूनिट की बात की जाती है, दिशा की बात नहीं की जा सकती। ये जो A है और ये जो B है, ये किस दिशा में रखे हैं इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये B किधर भी हो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दूरी की बात की जाए, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसकी परिमाण की, यानी उसकी मात्रा की बात की जाए, वो कितनी है? 10 मीटर। तो ऐसी कोई भी राशि, दूरी क्या है? एक राशि है। विस्थापन भी क्या है? एक राशि है। लेकिन दूरी एक ऐसी राशि है जिसमें केवल और केवल यूनिट की बात की जाती है कि कितनी दूरी है, 10 मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी है। तो जहाँ पर केवल यूनिट हो, उस तरह की राशि को हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि यानी जिसमें कोई दिशा नहीं है, दिशा की बात नहीं की जाती, इसको अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अब हम देखें जरा, ये A है हमारा वेस्ट में और ये B है हमारा ईस्ट में। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है ऊपर और ये साउथ है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि A से B की दूरी 10 मीटर पूर्व की ओर है, यानी ईस्ट की ओर है। A से B की दूरी 10 मीटर पूर्व की ओर है। तो इस पूरी बात को जब हम कहते हैं कि A से B की दूरी 10 मीटर है और साथ में दिशा भी बताते हैं कि पूर्व की ओर है, तो जहां यूनिट और
डायरेक्शन यानी दिशा, दोनों चीज़ें शामिल हों, उस तरह की राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। यानी विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है, ये याद रखिएगा। तो दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गया। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी में केवल परिमाण है और विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों है। तो ऐसी कोई भी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश राशि है। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक, चाल और वेग की बात करते हैं। ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको क्लियर होना चाहिए, तो उन्हीं की बात आज हम कर रहे हैं। चाल और वेग। चाल ये क्या है? ये एक अदिश राशि है। जब भी हम चाल की बात करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो ये क्या है? किसमें सिर्फ हम क्या बता रहे हैं? परिमाण बता रहे हैं, यानी यूनिट बता रहे हैं कि कितनी स्पीड से वो चल रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, यानी मात्रा है, एक यूनिट है कि कितने स्पीड से वो चल रही है। ठीक है, तो ये चाल कैसी है? अदिश राशि है। अदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर, ये अदिश राशि है। जब हम बात करते हैं वेग की, ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि मेरी गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में जा रही है, जब हम इस पूरी बात को कहते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा में मेरी गाड़ी जा रही है, यानी जब हम दिशा भी बताते हैं और परिमाण भी बताते हैं, ठीक है, तो ऐसी राशि क्या होती है? सदिश राशि। यानी वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब थोड़ा विस्थापन और जो वो है चाल और दूरी और विस्थापन को लेकर के एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, दूरी और विस्थापन को लेकर के। ठीक है, मान लीजिए ए से कोई बंदा बी तक जाता है, ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी 10 मीटर है और बी से ए वापस आता है, फिर वही 10 मीटर है। तो कुल दूरी कितनी चली उसने? कुल दूरी उसकी चली हुई कितनी हो गई? 10 + 10 = 20, यानी 20 मीटर कुल चला। अगर एक लड़का ए से बी जाता है और बी से ए आता है 10-10 मीटर, तो 20 मीटर चला। ये दूरी की बात हो गई, कितनी दूरी तय की। लेकिन अगर कोई पूछे कितना विस्थापन हुआ उसका, तब क्या होगा? विस्थापन कितना होगा? विस्थापन 0 होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया, तो दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अगर दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ, भले ही इसकी जो है चाल कितनी भी रही हो, कोई मतलब नहीं, दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल छोटे छोटे कई बार आ जाते हैं, फंसा देते हैं। ठीक है, विस्थापन को लेकर के यहाँ पर तो सीधे सीधे मैंने डायरेक्शन दे दी है। कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा है, वो एक वृत्ताकार पथ में चल रहा है, बिंदु ए से चलता है और चल करके बिंदु ए पर ही वापस आ जाता है, उसका विस्थापन बताइए। ठीक है, या फिर एक लड़का है, उत्तर दिशा में पहले गया, फिर उसके बाद जो है वो दक्षिण दिशा में गया। ठीक है, 10 मीटर उत्तर गया, 10 मीटर दक्षिण गया, फिर उसके बाद जो है वो 10 मीटर जो है ये ईस्ट गया, 10 मीटर दक्षिण गया, और फिर 10 मीटर कहाँ पे आया? आपका 10 मीटर आपका आया, ये आपकी थी साउथ, ये आपका है, ये है आपका ये वेस्ट। ठीक है, पहले वो नॉर्थ से ईस्ट चला 10 मीटर, फिर ईस्ट से साउथ चला 10 मीटर, फिर साउथ से वेस्ट चला 10 मीटर, और फिर वेस्ट से 10 मीटर वापस नॉर्थ पे आ गया। उसका विस्थापन कितना हुआ? ठीक है, उसका विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ। अगर कोई कहे कि यहाँ नॉर्थ से यहाँ तक चला, वेस्ट तक, ठीक है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो कितना विस्थापन हुआ? तो उसका विस्थापन क्या हुआ? उसका विस्थापन इतना हुआ 10, 10, 10। ये तो पूरी दूरी हो गई, लेकिन विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन सीधे सीधे आप देखो कितनी दूरी है जहाँ पे वो स्थित है, जिस जगह पे लास्ट में वो रुका, बस उस जगह की और प्रारंभिक जगह की दूरी आप निकालिए। कितनी दूरी है? 10 मीटर। ठीक है, और विस्थापन कितना हुआ? 10 मीटर। नीचे आप देख रहे हो, नीचे जब कोई जाता है तो क्या हो जाता है? साउथ हो जाता है। ठीक है, तो 10 मीटर साउथ की ओर विस्थापन है। ठीक, तो ऐसे करके निकाला जाता है। तो ऐसे जो है चकमा देने वाले क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको बता दिया। ये सिंपल सा एग्जांपल था, आप इसको समझ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो विस्थापन में ये देखा जाता है कि किस जगह पे अभी हो तुम, कहाँ से होकर गए उसको नहीं देखा जाता, लेकिन दूरी में जिस जगह से जितनी दूरी आपने तय की है उन सबको जोड़ा जाता है। यही है दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, एक अदिश राशि है, दूसरी सदिश राशि है। और आगे चलते हैं, समान और असमान चाल। सिंपल सी चीज़ है, समान और असमान चाल क्या होती है? समान चाल का मतलब क्या है? समान चाल
ठीक है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो पहले सेकंड में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, दूसरे सेकंड में भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तीसरे सेकंड में भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि चल रही है, जिसमें गति है, और वो हर सेकंड में या समय के किसी भी यूनिट में, जैसे घंटा ले लो, मिनट ले लो या सेकंड ले लो, मैंने सेकंड लिया है, अगर कोई कह दे कि पहले घंटे में उसने 100 किलोमीटर तय किए, दूसरे घंटे में भी 100 किलोमीटर तय किए और तीसरे घंटे में भी 100 किलोमीटर तय किए, तो अगर एक समान मात्रा का जो समय है, चाहे घंटा हो, चाहे मिनट हो, चाहे सेकंड हो, अगर उस समान मात्रा के समय में वो समान दूरी तय करती है वो चीज़, तो उसकी चाल को कैसा कहा जाता है? समान चाल कहा जाता है। लेकिन सिंपल सी परिभाषा है। लेकिन अगर वो पहले घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, तीसरे में 70 चलती है, तो ऐसी चाल क्या हुई? असमान चाल। यानी अलग अलग समयांतराल में अगर अलग अलग दूरी तय करे कोई चीज़, तो उसकी चाल कैसी होती है? असमान चाल होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं तो ये बताना ज़रूरी है। औसत और तात्कालिक चाल, औसत चाल और तात्कालिक चाल। अब हम देखते हैं औसत चाल क्या होती है। इसको ही बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक पूरा कवर कर रहे हैं तो इसको लेके चलते हैं। औसत चाल क्या होती है? मान लीजिए पहले सेकंड में 10 किलोमीटर चल रहा है, दूसरे सेकंड में 20 किलोमीटर चल रहा है, तीसरे सेकंड में 30 किलोमीटर चल रहा है, इतनी स्पीड हो जाती है। और कोई पूछे कि औसत चाल क्या है, 3 सेकंड में इतनी इतनी गति इसकी बढ़ती है, तो औसत चाल क्या है? तो आप इन तीनों को जोड़ोगे और आप किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से, क्योंकि 3 समयांतराल दिए गए हैं, तो आपकी औसत चाल कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। किसी गाड़ी की स्पीड पहले मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, दूसरे मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी और तीसरे मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इसकी जो औसत चाल क्या आएगी? तीनों को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो, औसत जैसे निकाला जाता है, ये औसत चाल हो गई। तात्कालिक चाल क्या होती है? मैं किसी समय गाड़ी चला रहा हूँ और उसी समय कोई मुझसे पूछता है कि भाई कितने पे चल रहे हो, तो जिस समय वो मुझसे पूछता है कितने पे चल रहा है और मैं उसे देख के कहता हूँ यार अभी तो 100 पे है, तो जिस समय ये चीज़ पूछी गई है, समय के जिस बिंदु पर ये चीज़ पूछी गई है, अगर किसी समय के खास बिंदु पर, जैसे कोई पूछे कि 9वें सेकंड में कितनी चाल थी तुम्हारी, और मैं कह दूं कि हाँ इस सेकंड में जब तुमने मुझसे पूछा है ये 9वां सेकंड है और इस समय कितनी चाल है मेरी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस समय में, उस स्थित समय में, उस स्थिर समय में, जिस समय में वो चीज़ पूछी जाए कि कितनी इसकी चाल है, उस चाल को क्या कहते हैं? तात्कालिक चाल कहते हैं। ठीक है, तो तात्कालिक चाल और इसका अंतर आपको औसत चाल का समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी छोटी सी डिफिनीशंस हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं एक समान तथा असमान वेग। ठीक है, एक समान वेग और असमान वेग। अभी तो चाल की बात कर रहे थे, वेग में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, तो एक समान वेग क्या है? अगर कोई चीज़ एक ही दिशा में एक ही चाल से चल रही है तो वो एक समान वेग है। लेकिन अगर उसकी दिशा बदलती जा रही है, ठीक है, उसकी दिशा बदलती जा रही है, भले ही उसका जो चाल है वो ना बदले, लेकिन अगर उसकी दिशा बदलती जा रही है तो वो कैसा वेग होगा? वो असमान वेग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। वेग में दिशा और चाल दोनों की बात होती है, दिशा और स्पीड दोनों की बात होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं त्वरण क्या होता है, त्वरण किसको कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई गाड़ी पहले सेकंड में किस स्पीड से चल रही है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूसरे सेकंड में वो कितनी स्पीड से चलने लगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो एक सेकंड में इसकी गति में कितना परिवर्तन हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटे का परिवर्तन हुआ। पहले सेकंड में 10 थी, दूसरे सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार हो गई। तो इसका मतलब है कि उसकी गति में एक सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटे का परिवर्तन हुआ। तो गति में जो परिवर्तन की दर है, अगर कोई कहे कि गति में परिवर्तन हो रहा है हर सेकंड में 10 किलोमीटर प्रति घंटे का, तो गति में परिवर्तन की ये जो दर है इसी को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर को वेग में, सही डिफिनीशन ये है, वेग में। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण हमेशा सदिश राशि यानी कि वेग के रिस्पेक्ट में ली जाएगी। त्वरण कभी भी चाल के रिस्पेक्ट में आप मत समझना। चाल के साथ त्वरण की बात नहीं होगी। जब भी बात होगी तो किसके साथ होगी? वेग के साथ ही त्वरण की बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। यानी त्वरण क्या है? सदिश राशि है। त्वरण यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, उसकी दिशा में और उसके परिमाण दोनों में परिवर्तन की दर, या दोनों में से किसी एक के परिवर्तन की दर, वो क्या बताती है? त्वरण बताती है। ठीक है, तो त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अगर कोई चीज़ एक समान स्पीड से चल रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ है
पहले सेकंड में भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, दूसरे सेकंड में भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, तीसरे में भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो इसकी गति में परिवर्तन की दर क्या है? इसकी चाल में परिवर्तन की दर कितनी है? 0 है। चाल में परिवर्तन की दर 0 है। लेकिन क्या इसका वेग में परिवर्तन की दर यानी क्या इसका त्वरण भी 0 है? चाल में परिवर्तन तो 0 है, लेकिन अब हमें बात करनी है त्वरण की। त्वरण की बात करनी है तो किसकी बात करनी है? वेग की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि त्वरण हमेशा वेग से संबंधित है। त्वरण का संबंध चाल से नहीं है, उसका संबंध केवल और केवल किससे है? वेग से है। तो अगर हम बात करें वेग की, तो वेग में क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी, लेकिन यहाँ पर हमने किसकी बात की थी? केवल परिमाण की। तो चाल में परिवर्तन तो कुछ नहीं हो रहा, 0 है, और चाल का त्वरण से संबंध भी नहीं है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं त्वरण की, इसलिए हम वेग की बात करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चाल बराबर हो फिर भी उसका त्वरण बदल रहा हो? भाई वेग में परिवर्तन की दर, उसको त्वरण कहते हैं, और वेग का मतलब क्या है? दिशा भी और परिमाण भी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर कोई चीज़ एक समान चाल से चल रही है तो क्या उसका त्वरण बदल सकता है? एक समान वेग से चल रही है तो क्या उसका त्वरण बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। वेग कब बदलता है? जब उसकी परिमाण में या दिशा में या दोनों में परिवर्तन हो। उसके परिमाण में या दिशा में या दोनों में परिवर्तन हो तो वो क्या होता है? त्वरण होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी वृत्ताकार पथ पर चलें, एक सर्कुलर पाथ पे चलें, यहाँ से चलना शुरू किया, तो जब हम इस सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करते हैं तो अगर मान लीजिए हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं इस पूरे के पूरे सर्किल पे, तो हमारी दिशा लगातार बदल रही है। क्यों? क्योंकि ये सर्किल है, इसलिए दिशा हमारी लगातार बदल रही है। यहाँ पे मैं किधर था? उत्तर की ओर था, लेकिन चलते 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 थोड़ी देर में क्या आ जाऊँगा? मैं ईस्ट की ओर आ जाऊँगा, फिर चलते चलते मैं साउथ की ओर चला जाऊँगा, फिर चलते चलते मैं ऐसे ईस्ट की ओर हो जाऊँगा, फिर नॉर्थ ईस्ट हो जाऊँगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाऊँगा, ये वेस्ट है, ऐसे नॉर्थ वेस्ट हो जाऊँगा। यानी मेरी दिशा लगातार वृत्ताकार पथ पे बदल रही है, भले ही मैं केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलूँ। तो वेग की जब भी बात होती है तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो यहाँ पे क्या है? परिमाण भले ही नहीं बदल रहा है, लेकिन दिशा क्या है? लगातार बदल रही है। इसलिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या किसी वस्तु की चाल स्थिर रहने पर भी उसमें त्वरण हो सकता है, अगर हो सकता है तो किस स्थिति में? 4 ऑप्शन दे देगा। तो उस स्थिति को आपको बताना होगा जिस स्थिति में चाल बराबर होने पर भी त्वरण है उसमें। तो वो कौन सी स्थिति होगी? वृत्ताकार पथ पर जो गति की स्थिति है वो कैसी स्थिति है? वो ऐसी ही स्थिति है जहाँ पे चाल न बदलने के बाद भी, परिमाण न बदलने के बाद भी आपका वेग बदल रहा है। वेग क्यों बदल रहा है? क्योंकि दिशा बदल रही है, और दिशा बदल रही है तो वेग बदल रहा है, वेग बदल रहा है तो त्वरण भी उसमें है। यानी त्वरण हो सकता है कब? वृत्ताकार पथ पर। और कब? जबकि उसकी चाल में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तब भी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये IAS तक में पूछा गया है, ये PCS में भी पूछा गया है, SSC में तो कई बार पूछा गया है ये, कि क्या चाल एक समान होने पर भी उसमें त्वरण हो सकता है। तो ये चीज़ है, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, सापेक्ष वेग हमने एक बार पढ़ा था, सापेक्ष दूरी अभी शुरू में पढ़ा था, सापेक्ष चाल पढ़ी है। सापेक्ष वेग क्या है? सापेक्ष चाल में आप देखते हो कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, दूसरा अगर जा रहा है, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि मेरी चाल और उसकी चाल में कितना अंतर है। अगर हम दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, अगर A दौड़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और B दौड़ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो क्या है? दोनों की A की B के सापेक्ष चाल कितनी है? A की B के सापेक्ष चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, माइनस में है, और इसकी प्लस में है। B की A के सापेक्ष चाल प्लस में है। लेकिन जब हम वेग की बात करते हैं तो हम केवल चाल की बात नहीं करेंगे, हम दिशा की भी बात करेंगे। अगर A जा रहा है, अगर कोई पूछे ये ईस्ट की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ ये ईस्ट है यानी पूर्व है, अगर हम ये कहते हैं कि A की चाल B की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ये क्या है? ये हम बता रहे हैं चाल के बारे में, सापेक्ष चाल के बारे में। और अगर हम सापेक्ष वेग की बात करें तो क्या हम बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि A का वेग B की तुलना में, A का वेग B के सापेक्ष कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है पूर्व दिशा में, दिशा भी जोड़ दिया साथ में, पूर्व दिशा में। तो ये क्या हो गया? सापेक्ष वेग हो गया किसका? B का। A का B के परिप्रेक्ष्य में और B का A के परिप्रेक्ष्य में दिशा के साथ। परिमाण और दिशा जहाँ दोनों व्यक्त कर दी जाए वहाँ सदिश राशि है, यानी वो वेग की बात हो रही है। तो ये है आपका सापेक्ष वेग।
अब उसके अलावा बहुत सी गतियों के प्रकार हमें पूछे जाते हैं। तो ऋजुरेखीय गति होती है एक, यानी सीधी रेखा में, अगर आप सीधी रेखा में चल रहे हैं ऋजुरेखीय गति है। अनियमित गति ऐसी है, कभी दिशा बदल रही है, कभी काफ़ी देर तक एक दिशा में चल रहे हैं, तो ये बताने वाली चीज़ नहीं है। वक्रीय गति है, ये वक्रीय गति है, ये भी वक्रीय गति है। अनियमित गति, अनियमित गति मतलब पहले सेकंड में कुछ और दूसरे सेकंड में कुछ और, ये अनियमित होती है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अनियमित गति पहले सेकंड में कुछ और दूसरे में कुछ और, वक्रीय गति ये है। उसके बाद आती है प्रक्षेप गति, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इसको, प्रक्षेप गति। ये अक्सर पूछा जाता है कि बंदूक से निकली गोली की गति कैसी है, तो प्रक्षेप गति की शकल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी शकल होती कैसे है। मान लीजिए ये बंदूक है, इस बंदूक से आप जब गोली चलाते हैं तो ये कैसे होती है, ऐसे एक दूरी तय करने के बाद ऐसे नीचे की ओर जाएगी। आप यहाँ छत पे खड़े हैं और आपने गोली चलाई, कुछ दूर तक सीधी जाएगी, फिर ये नीचे गिर जाएगी। अगर बीच में कोई नहीं आया तो बहुत दूर जाके ये ज़मीन पर ही तो गिरेगी। तो ऐसा कोई भी पथ, ऐसा कोई भी रास्ता जो इस तरीके से जाए, इसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। और इस तरह की गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। तो बंदूक की गोली प्रक्षेप्य गति। तीर, धनुष से छोड़ा हुआ तीर, उसकी गति अगर वो ज़मीन पे गिरता है तो कैसी है, प्रक्षेप्य गति है, ठीक है। और अगर कोई चीज़, जैसे आम के पेड़ पे आम लटका है, वो आम अगर अपने आप नीचे गिरता है तो वो सीधी गति है, ऋजुरेखीय सीधी गति है ज़मीन की ओर। लेकिन अगर हवा चल रही है और हवा ने इसको गिराया, मान लीजिए हवा चली, इस दिशा में हवा चल रही थी और इसकी हवा की वजह से ये टूटा और फिर ऐसे गिरा, ठीक है। तो अगर हवा की वजह से आम के पेड़ से आम गिरा है तो उसको क्या, उसकी गति कैसी होगी, प्रक्षेप्य गति होगी, यानी परवलयाकार। प्रक्षेप्य गति को परवलयाकार गति भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि आम के पौधे से एक आम गिरा, हवा के चलने से गिरा, इसकी गति कैसी है, ऋजुरेखीय गति है, वक्रीय गति है, अनियमित गति है या प्रक्षेप्य गति है। तो सही उत्तर क्या है, प्रक्षेप्य गति है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अगर कोई लड़ाकू विमान है, उस लड़ाकू विमान से आपने कोई बम छोड़ा तो नीचे खड़े आदमी को वो कैसे दिखेगा। आप हवाई जहाज़ लेके जा रहे हो, यहाँ से बम छोड़ा, आप तो इसके साथ चलते जा रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे चलते जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। बम ऐसे गिरेगा, आपने यहाँ से छोड़ा तो बम ऐसे गिरेगा। अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो उसको दिखेगी कैसी गति, प्रक्षेप्य गति दिखेगी, परवलयाकार। लेकिन आप इसके अंदर हो, हवाई जहाज़ के अंदर हो और आपने ही बम छोड़ा है, तो जैसे जैसे बम ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा ना, उसी तरीके से आपका हवाई जहाज़ भी आगे बढ़ रहा है। तो हमेशा आपको वो बम ना अपने नीचे ही दिखाई देगा, समझ गए ना। ये इस चित्र को समझिए, आपने यहाँ से बम छोड़ा तो ये ऐसे जाएगा, वास्तव में नीचे ऐसे जाएगा ये। लेकिन आप क्योंकि हवाई जहाज़ के साथ उड़ते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा बम, वैसे वैसे आप भी आगे बढ़ रहे हो, इसलिए आप हमेशा उस बम को अपने ठीक नीचे देखोगे। आपको लगेगा कि ये बम मेरे साथ बिल्कुल सीधी रेखा में नीचे गिर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होगा। असल में उसकी गति बाहर खड़े व्यक्ति को कैसी दिखाई देगी, प्रक्षेप्य गति दिखाई देगी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं प्रक्षेप्य गति को लेकर के। तो प्रक्षेप्य गति हमेशा कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होती है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कोई भी चीज़ जो छोड़ी जाए, ठीक है, जो गति करे, उसकी गति क्या होगी, प्रक्षेप्य गति होगी, यानी परवलयाकार गति होगी। ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर फेंकी जाए, 90 डिग्री के कोण पे आपने ऊपर फेंक दिया, वो ऊर्ध्व गति है, ठीक है। आवर्त गति, ये सब पढ़ी हुई चीज़ें हैं। आवर्त गति का मतलब होता है अगर कोई चीज़ बार बार अपनी स्थिति से एक खास बिंदु से बार बार गुजरे। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, वो ऐसे करके घूम रहा होता है। अगर यहाँ पे एक बिंदु हम ले लें तो इस बिंदु के दोनों ओर वो बार बार गति कर रहा है। तो ऐसी कोई भी गति जिसमें कोई भी चीज़ एक स्थिर बिंदु के दोनों ओर गति करती रहती है और लगातार उस बिंदु से गुजरती है बार बार, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। अब एक आवर्त गति का एक और वेरिएशन होता है। वो वेरिएशन क्या होता है, उसको कहते हैं घूर्णन गति। उस घूर्णन गति के बारे में भी हम देख लेते हैं। घूर्णन गति कैसी होती है, जैसे हमने आवर्त गति की बात की। अब ये है हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ये है सूर्य, हमारी ये पृथ्वी है, ये चारों ओर चक्कर लगा रही है सूर्य के, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु पर, ये कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पर ये पूरा साल चक्कर लगाने के बाद ये पृथ्वी जो है बार बार इस बिंदु से गुजरेगी। और आवर्त गति में भी हमने पढ़ा कि किसी एक बिंदु से जब कोई चीज़ बार बार गुजरे तो उस गति को, उस वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह की गति को, जहाँ पर कि कोई वृत्ताकार पथ पे या परवलयाकार दीर्घवृत्त ऐसा होता है अंडे जैसा, ये दीर्घवृत्ताकार पथ है और ये वृत्ताकार पथ है। तो दीर्घवृत्ताकार पथ में या वृत्ताकार पथ में अगर कोई चीज़ बार बार किसी चीज़ के चारों ओर घूम रही है और
अपने सभी बिंदुओं से बार बार होकर गुजर रही है, तो उसको आवर्त गति कहने के बजाय हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन कर रही है एक बिंदु के चारों ओर। तो पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर कैसी है, घूर्णन प्रकार की गति है। ठीक है, ये घूर्णन गति होती है। गुरुत्वीय गति क्या होती है, हम जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है जिसकी वजह से हर वस्तु पृथ्वी पर आकर के गिरती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो चीज़ पृथ्वी पर नीचे आकर के गिरती है, ऊपर फेंकी हुई चीज़, इस तरह की गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय गति कहते हैं। इनको समझाने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब आगे हम बात करेंगे बल के बारे में अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो से पहले आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट दीजिए, आप बताइए कि आपको कैसा लगा और आप इससे कितनी चीज़ों को समझ पाए और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कम रह गई हैं, जो आपको लगता है कि और मुझे बतानी चाहिए। कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे साथ बने रहिए। साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं एक एक करके कवर करूँगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।